Yes, good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Good evening. चलिए मुझे सबसे पहली बात तो ये बताइए कि कैन यू टेल मी व्हाट वी डिड द लास्ट टाइम? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? सर हमने प्रिडिक्शन किया था, आई थिंक, जो प्रिडिक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंस वाला। Okay, we deduces the relationship between the physical quantities, right? Adyan, was The that the third last thing that we did? Third application we were doing. introduce Okay, करा। third introduce कराया था. I mean, we did one question based on that. I mean, we found one relation of the centripetal force with other physical quantities, which was mass, velocity, and radius. Okay? Yes, sir. Okay, that is what we did last time. Now we proceed from there. कि कुछ और भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं उस फॉर्म के, फिर उसके बाद हम we will discuss the limitation of dimensional formula, and then we'll start a new topic which would be a significant figure and rounding off and all those things. तो चलिए सर, first of all, let us do few more problems based on the third application. Third application कहता है, third application is to deduce the relationship between quantities, between the physical quantities. तो चलिए सर, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम एक और रिलेशन को डिड्यूस करेंगे. तो ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि deduce the relation of time period of simple pendulum if it depends on what are the things that on which it depends. So one is the length of the pendulum, if it depends on length of pendulum, and the another one is acceleration due to gravity at the place, ठीक है. सिंपल पेंडुलम का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किस चीज का? टाइम पीरियड का. I'll explain you what is meant by time period and what is meant by simple pendulum. ठीक है, तो पहले तो उस बात को समझ लो, उसके बाद we will deduce the relationship using the third application. तो इस बात को पहले समझो कि आप ये समझ लो कि ये सिंपल पेंडुलम, this is your simple pendulum. सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने देखा है, sometimes you have seen in your clock. कुछ क्लॉक्स में होता है ना नीचे ऐसा ऐसा पेंडुलम, ऐसा. पेंडुलम का मतलब आपको पता है, राइट? You know the meaning of pendulum. Tell me yes or no. Yes, sir. ठीक है, सबको पेंडुलम तो वर्ड पता है ना. एवरीवन इज अवेयर ऑफ पेंडुलम. ठीक है. अब देखो, ये जो पेंडुलम है वो बहुत सारे टाइप्स का होता है. एक होता है सिंपल पेंडुलम, एक होता है फिजिकल पेंडुलम, एक होता है टॉर्शनल पेंडुलम, एक होता है कॉनिकल पेंडुलम. तो खैर, तो इसीलिए यहाँ पर टर्म यूज कर रहा हूं मैं सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है कि अगर आप किसी स्ट्रिंग में, सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है कि किसी स्ट्रिंग के साथ अगर आप कोई एक ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं, if you tie an object with a string and if it is free to do this to and fro motion, तो इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं. Everyone, did you understand what is a simple pendulum? Yes, ये सिंपल पेंडुलम है सर. वैसे तो ये सिंपल पेंडुलम we will study about the time period and all those things in the second last chapter of your class 11th syllabus, but अभी समझ लो because यहाँ पर यूज हो रहा है टर्म सिंपल पेंडुलम. तो आई टोल्ड यू व्हाट इज मेंट बाय सिंपल पेंडुलम कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग से टाई कर दो एंड सच दैट दैट ऑब्जेक्ट इज फ्री टू शो द टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे मोशन को टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ऐसा वाला. ठीक है, तो इसको हम सिंपल पेंडुलम कहेंगे. अब देखो, इसको यहां से यहां जाके फिर यहां आने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं. बिकॉज ये सिंपल पेंडुलम अपने मोशन को रिपीट करता है. देखो, ये बार बार उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, उधर जाएगा, इधर आएगा, उधर जाएगा, उधर आएगा. तो हर बार इसको उधर जाके इधर आने में जो टोटल टाइम लगता है, यहां से ऐसे गया फिर यहां वापस आया, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टाइम पीरियड. ठीक है.
आई होप आपको टाइम पीरियड का मतलब समझ में आ गया है। ऋषिक बंसल, यस सर। ठीक है। तो हमें उसी टाइम पीरियड का रिलेशन फाइंड आउट करना है यूजिंग द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। और वो कैसे करेंगे, तो लेट अस स्टार्ट हाउ वी विल प्रोसीड विद दैट। तो चलो देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टेप हमें बोला गया कि टाइम पीरियड, किसका रिलेशन लाना है, टाइम पीरियड इसका लाना है। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप आपने क्लास 9th में ये टर्म सुना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। हर बच्चे ने ये टर्म सुना होगा, स्मॉल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो चलिए सर, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सर एक बार खुद करके देखें। अगर आप चाहते हो, आपको याद है तो चलो, आई विल वेट, आई एम गिविंग यू मिनट और 2। चलो कोशिश कर लो, आप चाहते हो प्लीज, बट हरी अप। फर्स्ट एक क्वेश्चन है, उसके बाद से खुद कर लूंगा मैं। मतलब ये शुड आई वेट और शुड आई सॉल्व, क्या कह रहे हो अर्णव? ये वाला करा दो, उसके बाद से कुछ और कर अच्छा लूंगा। चलो ठीक है, ये वाला करवा देता हूँ भाई। बच्चे की डिमांड ये है कि ये वाला करवा दो सर, तो दूसरा वाला फिर हम ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो चलो ये वाला करवा देते हैं, वेल एंड गुड, ताकि वो जो इसके बाद वाला है वो आप ट्राई कर सके। ठीक है, तो देखिए, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो L पे पावर A ले लीजिए। भाई टाइम पीरियड L पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें क्या करना है, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A। अभी जो पावर A है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, तो इसलिए हमने उसका पावर A मान लिया है। दिस पावर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, डजंट मैटर। इसी तरह से ये दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप लिख लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर b, मतलब g टू द पावर b। ये स्मॉल g से भी रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आपको याद होगा कि इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहां से वी कैन राइट t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a g टू द पावर b। तो t इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ l टू द पावर a g टू द पावर b, ऐसा लिख सकते हैं, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। टेल मी यस और नो अभी, अर्णव एंड ऋषिक। यस सर। ठीक है, तो देखिए टाइम पीरियड इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी। अब इतना लिखने के बाद व्हाट वी डू द नेक्स्ट, अब कुछ नहीं करना, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच एंड एवरी क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड। बट यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज हुआ है, अनडाउटेडली वी कैन नॉट राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस कांस्टेंट, क्योंकि हमें इस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कौन सा कांस्टेंट है। तो बस उसको रहने देना है, ठीक है, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखना है। बाकी जो क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो ये जो कैपिटल टी है, इट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का दूसरा मतलब बेटा ये टाइम ही तो है भाई। टाइम पीरियड अगर वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब है कि दैट इज दैट पर्टिकुलर टाइम आफ्टर विच द बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन। तो उस टाइम को एक स्पेशल टर्म दे दिया, टाइम पीरियड। बट टाइम पीरियड भी तो एक टाइम ही है ना बेटा। जैसे मैं कहूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अल्टीमेटली नथिंग बट एक्सेलरेशन ओनली। नहीं आ रही बात? यस सर, नहीं आ रहा? सर सबको जैसे समझ आया ना? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यस, बट दे आर ऑफ डिफरेंट एक फॉर्म्स। बार देखो मैं फिर से सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मेरी बात सुन लो। सर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान जल्दी से सुनना। Hello. हाँ ध्यान, हाँ अभी ओके सर। Yes, ठीक है, sir. मैं फिर से रिपीट कर। Now am I audible, sir? यस यू आर ऑडिबल टू मी नाउ। Yes, sir. I was actually like I was not. I was speaking, but I was not audible from past ओके, many डू यू वांट minutes. टू आस्क एनीथिंग देन? Yes, sir. Can you explain, sir, this question? यस आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। Okay, मैं sir. फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर वी हैव टू ड्राइव अ रिजल्ट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, and it is given that this time period depends on the length of the pendulum and acceleration due to gravity at a place. मतलब हमें टाइम पीरियड का रिलेशन बताना है with length of the pendulum and acceleration due to gravity at the place. Did you understand? Okay, okay, sir. ठीक है, अब how we will do that? तो देखो किसका हमें रिलेशन लाना है, टाइम पीरियड का। तो हमने बोला था कि जिसका भी हमें रिलेशन लाना है, उस
को देखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ। तो हम सबने सबसे पहला काम क्या किया, वी जस्ट रोट इट एज कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू L to the power A, वेयर दिस पावर A कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो हमें पता नहीं है वही हमें फाइंड करना होता है। तो ये हमें पता नहीं है तो हमने सिंपली L to the power A लिख दिया है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड दैट वी विल अंडरस्टैंड आफ्टर द कैलकुलेशन। यस अध्यान। सर सर एक क्वेश्चन है सर, हमें ये कैसे पता चला कि सर वो डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है ये मैंने लास्ट डे भी लेंथ के बताया और था एक्शन? वैसे। यस, मैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस लास्ट टाइम आल्सो, बट मैं फिर से ये डिस्कस कर देता हूं तुम्हारे साथ। मैं फिर से इस बात को डिस्कस कर देता हूं। आई होप सबको अध्ययन का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सर हमें ये कैसे पता चला कि दिस टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, this time period can inversely proportional to the length also. So why did you write it as directly proportional to length? This is what you are trying to ask Adyan, right? ये -1 हो जाएगा फिर Yes, अगर sir. दे सकते हैं। Yes, तो ये मैंने लास्ट टाइम भी, यस अर्णव यू आर करेक्ट, यू आर राइट। तो ये लास्ट टाइम मैंने डिस्कस करते हुए ये बोला था कि अगर मान लो कि मैं लिखता हूँ t प्रोपोर्शनल टू L to the power A, अगर मान लो कि A की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर मान लो कि इफ a इज इक्वल टू -1 आ गया तो इसका मतलब है कि t इज प्रोपोर्शनल टू L to the power -1। और इसी चीज को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 upon L। अध्ययन टेल मी यस और नो। यस सर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइन हमें खुद ही पता चल जाएगा कि वेदर इट इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो तो हमें खुद ही आ जाएगा, पता चल जाएगा। दैट इज व्हाई मैंने ये कहा आई हैव ओपनड अप द स्कोप कि a पॉजिटिव भी हो सकता है और a नेगेटिव भी हो सकता है। इफ इट कम्स आउट टू इफ द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इसका मतलब होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर इट बिकम्स नेगेटिव तो इसका मतलब होगा कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने ये नहीं बोला कि a इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, प्रॉब्लम कब होती जब मैं ये कहता है कि t इज प्रोपोर्शनल टू ऑलवेज प्लस a, तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर आपको कैसे पता चला कि हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि इफ आई फिक्स द साइन ऑफ a एज प्लस, तो इसका मतलब ये होगा कि हमेशा जो है L पॉजिटिव आएगा तो हमेशा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट मैंने ऐसा फिक्स तो नहीं किया, मैंने ये बोल दिया कि भाई a कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब है कि t कैन आइदर बी प्रोपोर्शनल टू L और t कैन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L आल्सो। ठीक है, आई हैव ओपनड अप द स्कोप व्हिच विल बी डिसाइडेड बाय द साइन ऑफ द पावर। डिड यू अंडरस्टैंड आद्यान और नॉट? यस सर। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो टर्म है ना, ये टर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों को लगता है। जैसे मैं कहूँ t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, बिल्कुल है। मैं ये भी, अच्छा t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, बिल्कुल सही बात है। इस चीज को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली L प्रोपोर्शनल टू, नहीं 1 अपॉन L भी तो कह सकता हूँ, या L टू द पावर -1 भी तो कह सकता हूँ। Did you understand the logic? अभी, अध्ययन एंड ऋषिक, बात समझ आई आप लोगों को? तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं रहेगी। सर बस ठीक है, मुझे तो एक चलिए। चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए। सर जैसे हम यहाँ पे के कांस्टेंट ले रहे हैं सर, लेकिन अब अगर जैसे हम एग्जांपल लें ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो सर उसमें भी हम देखते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली टू r²। तो सर वो आके आ जाता है फॉर्मूला, और सर हम एक के कांस्टेंट लेते हैं, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। बिल्कुल सही। सर इन क्वेश्चंस में हम जो के ले रहे हैं वो डायमेंशनली हम ले रहे हैं कि वो डायमेंशनलेस है। बट सर जैसे अगर हमको पता नहीं होता कि जी का कोई ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल को समझ गया हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ पर जो के आप ले रहे हैं उसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, तो हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ये जो के है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है? और अगर ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो भाई हर जगह आना चाहिए, फिर तो उस हिसाब से कैपिटल जी जो है वो भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट होना चाहिए, बट इट हैज डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये के डायमेंशन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो फिर आप लिख क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा ही सवाल है ना आपका? हाँ सर, मतलब उसको क्यों नहीं हम कंसीडर? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो मैंने आपको शुरू मतलब लास्ट डे में ये सारी बातें कर चुका हूं आप लोगों के साथ, मैं फिर से याद दिला देता हूं कि ये जो मेथड है ना, विच इज दिस थर्ड एप्लीकेशन, ये जो मेथड है जिससे हम ये रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, इस मेथड की लिमिटेशन ये है कि इट डजंट टेल्स यू एनीथिंग अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट, सॉरी, इट डजंट टेल्स यू एनीथिंग अबाउट द कांस्टेंट इन्वॉल्वड इन दिस फॉर्मूला। समझ रहे हो?
मतलब इस मेथड से हम इस कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। समझे ऋषि? अच्छा सर, तो ऐसे तो सर जो पावर्स आएंगी इसकी, जैसे सर अगर फिर से मैं वही एग्जांपल लूं, तो सर अगर हम उसको करेंगे तो सर हमारी जो मास पाएंगी वो पावर्स अलग आएंगी नहीं? क्यों आ जाएगी मास की पावर अलग भाई? सर क्योंकि जी का जैसे सर हम प्रूफ करते हैं उसकी एक्यूरेसी, तो सर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला, और m1 m2 और l का r² का लेते देखो हैं। ये तुम दो चीजों के साथ आप कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? मेरी बात समझो कि इस मेथड से वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड। वैसे आप ये बात याद रखिए कि किस ये जो आप पढ़ते हैं ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के F इज इक्वल टू gm1 m2 डिवाइडेड बाय r² आ गया, और ये g कांस्टेंट है। ये न्यूटन को ड्रीम में ये वैल्यू पता नहीं चली थी। इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, दीज थिंग्स आर डन इन द लैबोरेटरी। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट्स जो आप रटते हैं वो मैथमेटिकली ड्राइव किए जाते हैं या एक्सपेरिमेंटली ड्राइव किए जाते हैं। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, बट ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ना इसमें रिलेशन बताने के लिए, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। अभी मैं वो लिखवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, बट मैंने पहला ही लिमिटेशन आपसे ये बोला था कि यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट है उसके बारे में आपको इस मेथड से कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं होता है। इसका मतलब है दिस इज नॉट द फुल प्रूफ मेथड टू ड्राइव ऑल द फॉर्मूलाज इन द यूनिवर्स। इनफैक्ट ये भी जो फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं उसमें के की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता। तो ये सारे फॉर्मूलाज मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं। ये सिर्फ क्या दिखा रहा है आपको? ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये जो टाइम पीरियड जिन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है उन फिजिकल क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है, बस इससे यही पता चलता है। उसमें उस फिजिकल टाइम पीरियड को कैलकुलेट कैसे करेंगे एग्जैक्टली ये पता नहीं चलता। ये किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है ये पता चलता है। क्या आप बोले सर समझ नहीं आया? जैसे सर बस यहाँ पर ये मैंने यही बताएगा कि क्या रिलेशन है, इनवर्सली कि बस डायरेक्टली? it will just give you the relation कि how this quantity is related to the other quantities on which it depends, but ये आपको कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं देगा कि how this can be calculated। नहीं आ रही बात समझ में? how it is related ये बताएगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटी, तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि how this time period is related to length and how this time period is related to this gravity। आई बात समझ में कि it is directly proportional to L or inversely proportional to L, directly proportional to G or inversely proportional to G, it is quadratically related or it is cubically related or it is linearly related। how is that related? बस ये पता चलता है यार। you don't get the exact formula। is it clear? यस सर। यस इसीलिए बार बार आप ध्यान दीजिए कि जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूं इसमें मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ, ये नहीं लिखा है। यहां देखिए, आप सामने देखिए, आप क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि डिड्यूस द रिलेशन। रिलेशन ये नहीं बोला गया कि ड्राइव द फॉर्मूला। दोनों बातों में फर्क है ना बेटे? यस सर। है ना? तो ये सिर्फ रिलेशन, रिश्ता, बस वही। ये रिश्ता क्या कहलाता है बस ये पता चलता है। इस रिश्ते को निभाना कैसे है ये पता नहीं चलेगा। समझ गए? तो अब आगे बढ़े बच्चों। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई है। तो ओके चलिए, तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एल, तो एल टू द पावर ए ले लिया। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन जी, तो स्मॉल जी टू द पावर बी ले लिया। तो यहां से हमने लिख दिया टी प्रोपोर्शनल टू दोनों, तो टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, बिकॉज प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यू विल यूज सम कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आ गया। तो टी इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी। अब इतना करने के बाद व्हाट डू वी डू? क्या करते हैं अब इसके बाद? तो जो भी क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे एक्सेप्ट द कांस्टेंट। ठीक है सर? सर अब मुझे बताइए कि कैपिटल टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड हो या सिंपली टाइम हो, इट विल बी टाइम ओनली। मतलब इसमें टाइम पीरियड, टाइम के साथ पीरियड लगा हो या मत लगा हो, इट रिप्रेजेंट्स टाइम। और टाइम के लिए हम बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या लिखते हैं? कैपिटल टी। के का कुछ भी नहीं लिखेंगे। एल के लिए we'll write capital L to the power A, acceleration due to gravity,
Yes, acceleration due to gravity. As long as it is acceleration, चाहे gravity हो या ना हो, as long as it is acceleration, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला lt to the power minus 2 to the power b. Is it understood? ध्यान, -2. ठीक है. यस अब सिंप्लीफाई कर लो, इसको आप लिखोगे l to the power a plus b. ये सबको आया या मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं? भाई यहाँ पर l का पावर b और यहाँ पर l का पावर a, तो l का पावर a मल्टीप्लाइड बाय l to the power b, तो l to the power a plus b हो जाएगा ना. पावर विल एड अप. क्लियर? यस सर. यस सर. भाई सब नहीं बोल रहे हैं, ठीक है. और इसी तरह से t to the power minus 2b. Now the last step, equate the same coefficients on either side of this equation. तो same coefficient equate करेंगे, मतलब कि you just equate this time with the time on the left side. तो अगर आप इन दोनों को equate करोगे तो इधर time to the power 1 है और इधर time to the power minus 2 भी है. तो बेस सेम है तो पावर विल बी जस्ट इक्वेटेड. तो 1 is equal to minus 2b और b is equal to minus of 1/2 और माइनस हाफ, जो भी कह लें. इसी तरह से लेफ्ट साइड पे l is a plus b, राइट साइड पे राइट साइड पे l is a plus b, लेफ्ट साइड पे देयर इज नो वैल्यू ऑफ l. तो आपका ये कितना हो जाएगा? a plus b is equal to 0. तो a is equal to कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ b. तो a is equal to क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ minus 1/2 एंड हेंस a is equal to 1. क्लियर? So finally I'll write the result now. So t is equal to k, l to the power a, l पे पावर हाफ, g to the power minus of half. बच्चों मेरे लाल, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? l पे पावर हाफ, g पे पावर नीचे हाफ लिख दूं, कोई दिक्कत? नो सर. सर बोलो प्लीज. सर टाइम पीरियड को मैं ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम आपको? l अपॉन g टू द होल टू द पावर हाफ. इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई इशू होगा आपको? k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l बाई जी. दिस इज द रिलेशन. मतलब ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू लेंथ एंड g बाय दिस रिलेशन कि अंडर रूट l बाई जी. दिस इज हाउ द टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू दिस लेंथ एंड g. अब मुझे सारे बताओ, अभी, अद्यान, अर्णव एंड ऋषिक, अब समझ आ गया? हाँ सर. Yes, sir. सर लास्ट अभी पार्ट एक बार समझा दीजिए सर, जो t is equals to k वाला आपने लिखा है सर, ये वाला एक बार. कुछ नहीं करा हमने. ये जो a और b की जो वैल्यू आई है, विच इज द पावर ऑफ l एंड g, इन वैल्यूज को विल जस्ट पुट दीज वैल्यूज है. ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए. अब मुझे बताइए कि ओके अगर आप सर. इन वैल्यूज को यहाँ रखेंगे तो l टू द पावर a है एंड द वैल्यू ऑफ a यू हैव डिटरमाइंड इट एज 1/2. तो l टू द पावर 1/2 लिखेंगे. g की वैल्यू b है एंड b की वैल्यू यू हैव गॉट इट एज माइनस 1/2. तो g टू द पावर माइनस 1/2. इज इट क्लियर ध्यान? यस सर. ठीक है. अब देखो, ये l/2 एज इट इज रहने दो. g का पावर इज नेगेटिव, तो अगर मैं उसको डिनोमिनेटर में लिख दूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा. ये आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इंडाइसिस, कि अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है, नीचे ले आओगे डिनोमिनेटर में तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो ये लिख दिया. अब सर अगर x अपॉन वाई, इस पे भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x टू वाई टू द होल स्क्वायर. तो इसीलिए मैंने लिख दिया l अपॉन जी टू द होल टू द पावर 1/2. तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट l बाई जी. क्लियर है? हाँ सर. यस सर. तो प्लीज नोट इट डाउन. आई विल राइट द थर्ड क्वेश्चन व्हिच यू विल अटेम्प्ट. ठीक है, तो आप सारे उस तीसरे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन. अगर इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज क्लियर योर डाउट, देन विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हो गया ये?
हाँ सर लिखिए। Okay, so now I am erasing this. If it's noted, please inform me. Can I erase this now? Yes, sir. Arnav? ठीक है, तो I am erasing it and I will be writing the third question which you have to try first. So the question is this way. Okay, sir, deduce. Again, I am using the word deduce because we are not driving any result. We are just deducing the result. I mean, we are just finding out the relationship, but we are not driving a new formula. So deduce, not deduced, deduce relation of speed of wave on a string if it depends on mass of a string, length of a string, and force developed in a string. First write down the question, then I'll explain you this कि क्या किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर आप लोग ट्राई करना. तो फर्स्ट प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. उसके बाद आई एक्सप्लेन कि ये मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, और उसके बाद यू विल ट्राई. सर फोर्स यहाँ पे टेंशन फोर्स होगा? यस टेंशन है वो, बट बिकॉज अभी टेंशन वेंशन मैंने पढ़ाया नहीं है और अभी वो बहुत आगे पढ़ना है, तो इसलिए मैं एक अलग सा वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए. इसलिए मैं फोर्स ले रहा हूँ बिकॉज टेंशन इज ऑल्सो फोर्स. यस सर. सर इसलिए ये सर चैप्टर में अजीब लगता है सर, क्योंकि काफी जो क्वांटिटी है बड़ी नहीं है, क्योंकि सर मैं टेबल भी देख रहा था सर डायमेंशनल फॉर्मूले की, सर उसमें सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन वगैरह भी. तो इसीलिए मैंने वो सब कराया नहीं है. तो जो मैंने कराया बस उसी तक रहो, क्योंकि उसमें कई सारी जो चीजें हैं वो ऐसी हैं जो आपको आगे फिजिक्स में पढ़नी है, मतलब इसी 11th-12th में ही पढ़नी है, बट आगे के चैप्टर्स में. और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर अभी रटवाने लग जाऊं मैं, तो तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हें लगे पता नहीं क्या करवा रहा है, क्यों करवा रहा है. तो इसलिए उस पर दिमाग नहीं चलाना. मैं मेथड जो पता है बस वही मेथड अप्लाई होना है. तो चैप्टर टू चैप्टर जैसे जैसे वो क्वांटिटीज आती रहेगी, वैसे वैसे हम उसके डायमेंशनल फॉर्मूला उस चैप्टर में लिख लिया करेंगे. जब हमें चीज पता हो, क्वांटिटी पता हो, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेंगे आराम से. तो इसीलिए सबको मत रटो, आप उस बुक के टेबल को देखो ही मत कि किसका किसका डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन. जो मैंने पढ़ा दिया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, बस उस बात को याद रखो. क्लियर बच्चों? यस सर. ठीक है, अब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, सुनो. जी बताइए, कोई कुछ कह रहा है? ए हाफ है, बी हाफ है, सी माइनस हाफ है. अरे आंसर भी बता दिया छोटे ने. ठीक है चलो देखते हैं. पहले तो मैं आपको समझा दूं, ये मान लीजिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, एज यू कैन सी दिस स्ट्रिंग इन माय हैंड. इसको अगर मैं ऐसे ऐसे जर्क करूं, ऐसे ऐसे अगर मैं जर्क करूं ऐसे ऐसे, तो इस पे वेव फॉर्म होती है ना, वेव, ऐसा समझते हो, वेव फॉर्म होती है. ऐसा जर्क करूं, अगर स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे जर्क करूं, अरे तो मैं चुप हो जाते हो. यस सर. अध्यान, काय चुप हो? अध्यान रहमान, जिम में गए हो? जिम? जी सर. जिम गए हैं आप? नहीं सर, बस आप में से बाहर कोई बाहर जिम से गया है? बार बार से देखा है. अच्छा, जिम में ना, और कुछ मूवीज में भी ऐसे वो फाइट वाइट वाली जो मूवीज होती है, तो उसमें हीरो को बहुत खतरनाक ट्रेनिंग कराते हैं. तो उसमें आपने देखा होगा एक रोप होती है, मोटे से मोटा सा रोप, उसको पकड़ के हीरो को ऐसे ऐसे कराते हैं. देखा है कभी? यस सर, वो वेव बनती Yes, है. sir. हाँ, तो उसमें वेव बनती है, सर. ये वेव बनती है. समझ आ रही बात? तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग पे वेव बनी. अब वो वेव जो बनी, वो ऐसे ऐसे करने पर यहाँ पर वेव जहां से ऐसे ऐसे कर रहा है ना, वहां से ये वेव स्टार्ट हुई. वहीं पे तो नहीं रुक गई, वो आगे गई ना, ऐसे ऐसे आगे जा रही है वो वेव.
वो वेव ऐसे आगे जाएगी या नहीं जाएगी, वहीं रुक जाएगी या आगे जाएगी? हाँ भाई, अगर यहाँ पे वेव बना तो दैट विल प्रोपगेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? When it will propagate with some speed. Clear? उसी स्पीड का रिलेशन आपको पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ द वेव ऑन स्ट्रिंग, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो दैट स्पीड बेसिकली डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। किस पे डिपेंड करता है? तो दैट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द फोर्स इन द स्ट्रिंग। फोर्स कुछ भी हो, सो अभी कंफ्यूज मत होना, फोर्स बेसिकली फोर्स जो नॉर्मल फोर्स होता है। तो अब आपको रिलेशन ड्राइव करना है, रिलेशन, यू हैव टू ड्राइव द रिलेशन, I mean deduce the relation of this speed with these three quantities. अब कर लोगे? Yes sir. Will you try? जल्दी करो। अर्णव ने सॉल्व कर लिया, तो I expect all other 3 students to solve it quickly. Please. हर बच्चा, जैसे मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, the same method you will have to apply again and just get the result. Please hurry up. I am waiting. No sir. सर बताओ। Yes, बोलो। हाँ सर, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट रूट लेंथ इनटू फोर्स अपॉन मास। यस सर, यही आ रहा है। अच्छा, यही आ रहा है, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट अदर 2? बाकी 2 बच्चों ने सॉल्व किया बेटा? जल्दी प्लीज, अगर कर रहे हो तो जल्दी। जी सर। 1 मिनट में वेट करूंगा, प्लीज हरिए। हो गया? ध्यान, ज्यादा टाइम लग रहा है बेटा। चलो मैं बताता हूँ। अध्ययन तुमने करा नहीं है, और अध्ययन ने नहीं किया, और किससे नहीं हुआ? ऋषिक तुमने कर लिया था अभी। अभी और अध्ययन, आप लोगों ने नहीं किया। अध्ययन और अभी क्या इशू आया?
अध्ययन और सर अभी मेरा हो रहा है सर, लेकिन टाइम लग रहा है सर, वो बार बार सर मैं ज्यादा टाइम ज्यादा लग रहा है टाइम बस लगा। सर, मैं कर रहा हूँ सर अभी। यस देखो, सर। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास टू द पावर a लिख लेते हैं। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ टू द पावर b लिख लेते हैं। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर c लिख लेते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं k m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड f टू द पावर c। ऐसा लिख लीजिए। तो अब आपको इसके बाद कुछ भी नहीं करना होता। इसके बाद व्हाट यू डू, यू जस्ट राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच एंड एवरी क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड। तो अगर आप डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला इज lt टू द पावर -1। k का आपको कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखना है, तो m टू द पावर a, l पे पावर b एंड f विल बी रिटन एज l mlt टू द पावर -2 टू द पावर c, mlt टू द पावर -2 टू द पावर c। ये आपको फोर्स के लिए लिखना है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, बस सिंप्लीफाई ही तो करना है सर। m यहाँ है, m यहाँ है, तो m a प्लस c, वेरी गुड, l b प्लस c एंड t -2c। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। सही। अब सेम वाले को इक्वेट करो, तो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है पहले इसको इक्वेट करना, क्योंकि यहां से मुझे c की वैल्यू निकल आएगी सबसे पहले। तो मैं लिख सकता हूँ -1 इज इक्वल टू -2c, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो c की वैल्यू आ रही है 1/2। टेल मी, इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज रिस्पॉन्ड। इसी तरह से b प्लस c को अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे 1 है, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस c, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। लास्ट वन इज a प्लस c, लेफ्ट साइड पे मास नहीं है, तो a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ c, तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। ये आ रही है वैल्यूज। पावर ये आ रहा है आपका अर्णव एंड ऋषिक। हाँ सर यही आ रहा है। ठीक है, अध्ययन यहाँ तक पहुंच पाए? सर हो गया सर, ऐसा ही आ रहा है सर। अभी यहाँ तक पहुंच पाए आप? सर मेरे अभी एक्चुअली थोड़ी फार्मूला की मिस्टेक हो गई थी सर, लेकिन सर ठीक है। अच्छा, ओके। तो जब यहाँ तक कर लिया तो फाइनली ये सारी चीजों को आप कहाँ पुट कर देंगे? ए बी सी, और पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस। सर वो जो फर्स्ट वाली थी सर। हाँ, ये फॉर्म इसमें लाके पुट कर दो। अब जब सर इसमें स्पीड सबको के लाके, मामले में हम, ठीक है सर, ठीक है जी, सर, समझ, कुछ नहीं इसमें सर। लाके पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v इज इक्वल टू के, या यहाँ लिखने से बेहतर है कि मैं कहीं और लिख देता हूँ। ये सब लिख चुके हैं सब, मैं आगे बढ़ जाऊं? मैं कुछ पोर्शन इधर से इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। सर ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये v इज इक्वल टू k विल बी एज इट इज, m टू द पावर a वाज देयर, तो m टू द पावर माइनस ऑफ 1/2, f l टू द पावर b इज इक्वल टू 1/2। b की जो वैल्यू आई है दैट इज 1/2, तो b इज 1/2। एंड व्हाट इज दिस फोर्स c की वैल्यू इज आल्सो 1/2। तो ये लिख लिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v इज इक्वल टू k, b पे पावर 1/2, f पे पावर 1/2, सॉरी b पे पावर 1/2 क्या कर दिया मैंने, l पे पावर 1/2, सॉरी माय मिस्टेक, l पे पावर 1/2, f पे पावर 1/2, एंड मास को मैं नीचे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो तीनों पे पावर 1/2 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ l f डिवाइडेड बाई m टू द होल टू द पावर 1/2। करेक्ट है? तो v is equal to k under root of f into l divided by m. This is the relation. See if you are convinced, Adyan and Abhi. यस सर, यस सर, यही आया सर। ठीक है, तो Yes, sir. these were the question based on this deducing a relation between the physical quantities. So ये I think these three questions are more than enough for you to understand the concept. अब कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, तो वहां से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूले का यहाँ तक एप्लीकेशन था, दैट इज ओवर। हमने क्या क्या पढ़ लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, दैट वी नाउ नो दैट। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन क्या क्या है, 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट वाज द टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। दूसरा क्या था, टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी। और तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा to deduce the relationship between the physical quantities using the dimensional formula. All these 3 applications we have already done.
अब नाउ वी मूव टू द लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू द डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद फिर हम एक नए पोर्शन की तरफ चलेंगे। तो यूनिट यही रहेगी, बट आफ्टर डिस्कशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक ऑफ द सेम यूनिट। ठीक है, तो देखिए सर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड। डायमेंशनल मेथड कह लो या आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस कह लो, तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस कह सकते हैं। ऑफ डायमेंशनल मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस दोनों का एक ही मतलब है। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस एक ही मतलब बनता है इसका। ठीक है, तो चलिए सर सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला लिमिटेशन, और आपको पता है वो लिमिटेशन। आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस डायमेंशनल एप्लीकेशन? ये जो आपने 3 एप्लीकेशन पढ़ा है, कोई एप्लीकेशन का हाँ बताइए। can be deduced regarding the constant. हाँ मतलब कि ये इसकी पहली लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड, ये सिंपली कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड इन डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप पहला लिमिटेशन क्या लिख सकते हो? पहला लिमिटेशन लिख सकते हो कि इट डजंट गिव्स द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट involved while deducing relation of physical quantity। ठीक है, ये आपका जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हुआ है उसके बारे में इससे हमें कुछ भी पता नहीं चलता, तो ये इसकी लिमिटेशन है। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन, इट डज नॉट टेल्स यू एनीथिंग अबाउट द कांस्टेंट दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द मेथड थर्ड एप्लीकेशन व्हिच वाज टू डिड्यूस द रिलेशनशिप। उसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं देता है, तो दिस इज द लिमिटेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लिमिटेशन, it fails if a physical quantity। सर आप फर्स्ट वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? फर्स्ट वाला पॉइंट यही है ना कि जो हम अभी तक फॉर्मूला डिड्यूस कर रहे थे उसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा था। यस जैसे मान लीजिए कि अभी लास्ट वाला केस भी आपने देखा है, तो लास्ट वाले केस में देयर वाज अ कांस्टेंट k l टू द पावर a f टू द जो भी था ये। ठीक है, उसमें हर वाले में ये k इन्वॉल्व हुआ है, बट हमें k की वैल्यू क्या यहाँ से पता चल पा रही है? नो सर, चलती है? नो सर, दिस इज इट्स लिमिटेशन के वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस k। I mean, we cannot tell anything about this constant which is involved, right? तो बस वही है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि it fails if a physical quantity depends on more than 3 quantities। दूसरी लिमिटेशन, I'll explain it now। दूसरी लिमिटेशन ये कि अगर आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी is related to or it depends on more than 3 quantities, तो उसका आप रिलेशनशिप इस डायमेंशनल फॉर्मूले से डिड्यूस नहीं कर सकते। पता नहीं सर क्या बोलिए आप। देखो जैसे मैंने एक कराया था आपको, अगर आपको याद हो, तो मैंने एक आपसे कराया था सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जब मैंने आपसे कराया था तो मैंने आपसे बोला था कि डिपेंड्स ऑन 3 क्वांटिटीज, वन इज मास, अनदर वन इज वेलोसिटी एंड द थर्ड वन इज रेडियस। तो कितनी क्वांटिटी पे ये डिपेंड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? ऑन हाउ मेनी क्वांटिटीज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिपेंडिंग? भाई कितनी क्वांटिटीज हैं जिस पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है? हाउ मेनी क्वांटिटीज कैन यू सी ऑन द राइट साइड? ये तो हर कोई काउंट कर सकता है ना यार। मास इज वन क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अनदर, रेडियस इज द थर्ड। So how many quantities are on the right side? 3. बोलते नहीं यार आप लोग, प्लीज बोला करो ना। कितनी क्वांटिटी है? फिर से पूछूंगा, कितनी क्वांटिटी? सर 3। 2 3 4 3। बहुत बढ़िया। इसी तरह से हमने टाइम पीरियड जब ड्राइव किया था तो टाइम पीरियड वाज डिपेंडिंग ऑन 2 क्वांटिटी, वन वाज एल एंड अनदर वन जी। फिर तीसरा हमने जब ड्राइव किया वेलोसिटी ऑफ वेव, तो उसमें भी इट वाज डिपेंडिंग ऑन 3 क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड द थर्ड वन वाज फोर्स।
तो देखो जो भी हम रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई है, मैक्सिमम 3 से कम हो सकती है बट इट कैन नॉट बी मोर देन 3। अगर आपकी कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है तो फिर आपका ये जो मेथड है ऑफ डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप दैट विल फेल, वो आपको फिर रिलेशन नहीं बता पाएगा। तो एक लिमिटेशन तो ये भी हो गई सर इसकी। पहली लिमिटेशन की ये बोलो ऋषिक। क्यों सर होता है कि 3 से ज्यादा हुई तो फेल हो जाएगा? क्यू से ज्यादा, 3 से ज्यादा अगर इन्वॉल्व हो गई तो उसमें कुछ और नई क्वांटिटी इन्वॉल्व होगी जिसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेट करना नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कह लूं कि साहब अगर कोई क्वांटिटी है, मान लीजिए कोई क्वांटिटी, अभी फिलहाल मेरे दिमाग में आ नहीं रहा कि वो 4 क्वांटिटी वाला, बट अगर कोई भी क्वांटिटी है कि मान लीजिए एक्स वाई जेड और कुछ यू वी, ऐसे मान लेता हूँ, कुछ डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन 4 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। एक क्वांटिटी है जिसका नाम है कुछ नाम है मान लीजिए एस, और ये 4 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। तो जब ये चारों के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे ना तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाता है। अभी मेरे पास कोई कॉन्क्रीट इसका एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, तो जब मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आ जाएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, ये कॉन्क्रीट अभी कोई एग्जाम्पल मेरे दिमाग में इस वक्त नहीं आ रहा। ठीक है सर, बट इट विल फेल। सर आप एग्जांपल दे देना सर, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ सर, वो तो जानना चाहिए सर, समझ नहीं आया क्यों नहीं होगा। जी बता दूंगा, रुक जाओ थोड़ी देर वेट करो, मेरे दिमाग में कुछ आ जाएगा। ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, इट फेल्स it fails to deduce relation if a quantity depends on sum or difference of other quantities। मतलब अगर कोई क्वांटिटी एक से ज्यादा क्वांटिटी के सम और डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है तब भी आप उससे इसका जो रिलेशन है वो डिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे इसका एग्जांपल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आपसे ये बोला जाए कि हमें एक रिलेशन लाना है, इस फॉर्म का ये रिलेशन लाना है, तो इस फॉर्म का रिलेशन आप डिड्यूस नहीं कर सकते इस मेथड से। आप इस मेथड से क्या डिड्यूस कर सकते हो, इस मेथड से आप जब भी जो भी चीज डिड्यूस करते हो उसमें जो क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है उसका प्रोडक्ट होता है। देखो आप खुद सोचो, जैसे आपने पहला केस लिया आपने सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसमें आपने बोला कि मास, रेडियस और वेलोसिटी, इसका प्रोडक्ट पे ये डिपेंड कर रहा था ना। बट अगर मान लीजिए कि बीच में प्लस साइन या माइनस साइन आए तो क्या आप प्लस माइनस एकोमोडेट कर पाओगे कहीं पर? हाँ भाई ऋषिक बंसल। नहीं सर। इस वाले मेथड से क्या प्लस और माइनस आप खुद से कहीं पर लगा पाओगे? क्योंकि इस मेथड की लिमिटेशन ही यही है कि भाई उसने क्या बोला था, इस मेथड में आपको क्या पता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी है जो फर्दर क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, तो x इज प्रोपोर्शन टू x टू द पावर a बोला आपने, s इज प्रोपोर्शन टू y टू द पावर b बोला, s प्रोपोर्शन टू z टू द पावर c बोला, तो s प्रोपोर्शन टू x टू द पावर a, y टू द पावर b, z टू द पावर c, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तभी हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। बट अगर किसी भी दो टर्म के बीच में प्लस माइनस साइन हो तो क्या वो इस रिलेशन में कहीं पर हम यूज कर पाएंगे, या कहीं पर हम पता कर पाएंगे कि कहां पर प्लस है या कहां पर माइनस है? क्या ऐसा कर पाएंगे? नहीं यार बात सुनो, अलग अलग हो जाएगा सर। वो तो अलग अलग हो जाएगा, तो वो सिंप्लीफाई ही नहीं कर पाएंगे। बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि अगर किसी इक्वेशन को डिड्यूस करना हो तो हम यहाँ से डिड्यूस नहीं कर सकते। हम तभी रिलेशनशिप डिड्यूस कर सकते हैं जब सारी क्वांटिटी प्रोडक्ट में या डिवीजन में लाई कर रही हो, बीच में प्लस या माइनस साइन नहीं हो, तभी रिलेशन डिड्यूस हो सकता है। तो मैं दूर दूर तक समझ नहीं आया। सर अगर दोनों साइड पे एडिशन हो तो सर हम तब भी नहीं कर सकते? कुछ भी हो जाए नहीं कर सकते। दोनों साइड पे एडिशन कैसे होगा? कोई भी एक क्वांटिटी का डिपेंडेंस आप निकालते हैं ना, किसी भी एक क्वांटिटी का डिपेंडेंस आप निकालते हैं, ऐसा थोड़ी निकालते हैं कि आप a प्लस बी इज डिपेंडिंग ऑन दिस। है बेटा? यस सर। ठीक है, तो इसलिए दोनों साइड पे प्लस माइनस तो होंगे। किसी
एक क्वांटिटी का आप रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। जैसे मान लो किसी एक क्वांटिटी का नाम है फोर्स, तो फोर्स का रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि फोर्स प्लस वेलोसिटी का रिलेशन आप फाइंड करेंगे। यस सर। सर तो अगर हम फाइंड भी करेंगे तो u a t मतलब सर एज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, हाँ, एज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा, सम या डिफरेंस फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपसे ये मैं बोल भी दूं कि v इज डिपेंडिंग ऑन u a and t, तो आप ये लिखेंगे ना, v इज प्रोपोर्शनल टू u टू द पावर a, v इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर b एंड v। ये थोड़ा सा गलत सा लगेगा अगर इसलिए मैं पावर को a b नहीं लिख के x y लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि a b एक्सेलरेशन के लिए भी a लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो v इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर z ऐसा लिखूं, तो आप ये यही लिखेंगे ना, k u टू द पावर x a टू द पावर y t टू द पावर z, ये लिखेंगे ना। तो ये तो प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा बेटा, क्या ये प्लस और माइनस के फॉर्म में आएगा? नहीं सर। समझ में आई बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इफ इट्स क्लियर तो सारी आपने लिमिटेशंस लिख ली हैं। सर हो गया सर? यस सर। तो तीनों लिमिटेशंस लिख लिए थे ना, मैंने उसको हटा दिया, इरेज कर दिया, तो आपने लिख लिया था ना सभी लिमिटेशन? यस सर। तो चलिए, तो टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड द डायमेंशनल फार्मूला। सारा डायमेंशनल फार्मूले का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और एक जो एग्जांपल ऋषिक, वो मैं एक बार जरा सा मेरे दिमाग में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट डे बता दूं। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में ऐसा वो टर्म आ नहीं रहा। ठीक है, तो आ जाएगा, मैं बता दूंगा। यस। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। यहाँ तक सर हमने जो डिस्कशन किया वो डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बट एक बात याद रखिए, आज तक के जितने असाइनमेंट्स आपको मिले हैं या मिलेंगे, आज भी एक असाइनमेंट मिलेगा शायद, जितना भी असाइनमेंट मिलेगा विच इज रिलेटेड टू डायमेंशनल फॉर्मूला, all the assignments related to dimensional formula या based on dimensional formula, उन सारे असाइनमेंट का डिस्कशन विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, विच इज ऑन थर्सडे। तो थर्सडे में उन सारे का डिस्कशन होना है, तो इसलिए प्लीज टिल थर्सडे गो थ्रू ऑल दोज असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन। मैं सबसे कह रहा हूं, एंड एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास हम पहले उसको डिस्कस करेंगे उन सारे असाइनमेंट्स को, और फिर उसके बाद हम उसके आगे की बात करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. I expect all of you to solve the assignment based on dimensional formula and ask your doubts on Thursday. ठीक है, एंड ये बिल्कुल बिल्कुल ये मतलब ये इसके बारे में आपको सिंसियर रहना है ना, और इसको आपको प्रायोरिटी पे लेके करना है। ठीक है, ये नहीं कि सर ने बोला है तो चलो देख लेंगे, नहीं भी करेंगे तो सर क्या कर लेंगे, ये सब नहीं, सबको करना है। ठीक है, उसके बाद थर्सडे में डाउट डिस्कशन होगा, बिकॉज हमने ये डायमेंशनल फॉर्मूले वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। द डायमेंशनल फॉर्मूला वाला टॉपिक इज ओवर। अब हम उसी यूनिट के अंदर अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करेंगे, जहां पर एक पहला हम डिस्कशन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, फिर उसके बाद राउंडिंग ऑफ और द मेथड्स ऑफ राउंडिंग ऑफ या रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, जो भी कह लो, एंड देन विल डिस्कस एरर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अब देखिए, ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए आज का, सिग्निफिकेंट फिगर। राइट द टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर। पहला टॉपिक लिखिए, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो आज का पहला टॉपिक है सर सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको पहले मेरे स्टाइल में समझो कि मैं क्या कह रहा हूं, फिर मैं बुक वाली डेफिनेशन तो लिखा ही दूंगा। ठीक है, बट पहले तो समझो मैं क्या कह रहा हूं। सर सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आप ऐसे पहले समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हो कि कोई सा भी मेजरमेंट, जब भी आप किसी चीज की वैल्यू मेजर करते हो, तो उसमें कई बार आप ये ऑब्जर्व करते हो कि उस मेजरमेंट में कुछ नंबर ऐसा होता है जिसके बारे में आप श्योर होते हो, मतलब यू आर सर्टेन अबाउट दैट डिजिट,
एंड कोई डिजिट ऐसा होता है जिस पर आप श्योर नहीं होते, वो अनसर्टेन होते हो। पता नहीं सर क्या बोले, कुछ भी नहीं समझ आया। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने आपसे पूछा कि बताओ, इसको देख के अंदाजा लगाओ कि व्हाट वुड बी इट्स लेंथ। आप इसको देखिए और देख के सोचिए कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो मुझे एक बच्चे ने बोला कि सर इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये मैं कंफर्म हूं, बट यस ये 20 सेंटीमीटर से हो सकता है ये +1 ज्यादा हो या +2 ज्यादा हो, मतलब 1 सेंटीमीटर ज्यादा या 2 सेंटीमीटर ज्यादा, ये मैं श्योर नहीं हूं, बट 20 तो कम से कम 20 है, ये मैं श्योर हूं। नहीं आ रही बात समझ में? शायद बात समझ आई मैंने क्या बोला? कि मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि ये 20 है, 20 सेंटीमीटर, इस बात पे मेरी श्योरिटी है भाई। बट ये 20 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर ज्यादा हो सकता है या 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये मैं श्योर नहीं हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 जो वैल्यू है दैट इज अ वैल्यू विच यू आर श्योर अबाउट, बट 1 और 2 उसके अबाउट, उसके बारे में आप श्योर नहीं हो। तो मतलब 20 इज सर्टेन डिजिट, और उसके अलावा जो ये 1 और 2 है उस वो अनसर्टेन है, जिसके बारे में आप पे श्योरिटी नहीं। जैसे ऐसे ही बहुत बार हम पूछते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ कि यहाँ से मून का डिस्टेंस कितना है, तो किसी ने कहा कि भाई 10 लाइट ईयर तो है, बट 10.1 लाइट ईयर है या 10.2 वो मुझे श्योरिटी नहीं है, बट 10 तो है। समझ रहे हो आप ऋषिक भाई? सर तो अगर 20 सेंटीमीटर का आप बता रहे हो जैसे एग्जांपल, तो 20 से कम नहीं हो सकती, 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा ही होगी। मतलब अगर वो कम हो गई तो इसका मतलब है कि फिर सर्टेन कैसे हुआ 20? फिर 20 सर्टेन नहीं हुआ ना। नहीं समझे? मतलब वो डिजिट जिस पर मुझे श्योरिटी है भाई कि ये तो है ही है, इससे ज्यादा हो सकता है बट ये तो कम से कम है, इस पे तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये है। तो सर ऐसे अगर हम ले लें कि जैसे सर 5 सेंटीमीटर ले लें, जबकि इसके एक्चुअल लेंथ 25 सेंटीमीटर हो, जब हम नापने जाएं बट हम बोल रहे हैं कि मैं श्योर हूँ 5 सेंटीमीटर है, तो सर तब भी हुआ वो सेम? देखो तब भी वो सेम तो हुआ कि जाहिर सी बात है कि 5 सेंटीमीटर पे हम श्योर हैं, बट वो 20 सेंटीमीटर पे हम श्योर ही नहीं है। मतलब ये तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो गया ना, 5 और 20। मतलब 25 में एक 5 है और दूसरा 20 है, तो 5 पे मैं श्योर हूँ और बाकी के 20 पे श्योर ही नहीं हूँ, तो इसमें तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस आ गया या नहीं आ गया? यस सर। ठीक है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो जाए तो फिर तो ये हो गया कि भाई आप मतलब आप दूर दूर तक क्लोज वैल्यू के आसपास नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कई बार मेजरमेंट करते हैं ना, जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैं आपको कहूँ कि कई बार आप मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, कई बार आप मेजरमेंट करते हैं, तो ये आप जैसे लिखा आपने 4.234, ठीक है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि भाई ये जैसे आपने लिखा 3.14, पाई की वैल्यू होती है ना, याद करो सर, सबको याद होना चाहिए भाई, सबको याद, सबको समझ में आना चाहिए। इसको मैं और तरीके से भी समझाऊंगा, पहले ये बात समझो, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। 3.14 होती है, पक्की बात है एकदम। मुझे एक बात बताइए, पाई की वैल्यू 22/7, अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो विल इट कम आउट टू बी 3.14? यस सर। सर एग्जैक्ट 3.14 आती है या उससे ज्यादा आती है? उससे ज्यादा आ जाती है अगर सॉल्व उससे ज्यादा आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि उससे ज्यादा आती है। अगर आप उससे ज्यादा आती है 3.14 करके कुछ समथिंग आती है, इसमें बताओ मुझे कि ये बाद वाले में तो और भी टर्म्स आ सकते हैं ना, बट ये 3 तो हमेशा 3 रहेगा, चाहे आप 3.14 लिखो या उसकी पूरी वैल्यूज लिख लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ जल्दी से, एक बार कैलकुलेटर जरा सा मैं यूज कर लूँ। कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 3.14 डिवाइडेड बाय कितना है भाई वो, सो 3.14 क्यों डिवाइड कर रहा हूँ मैं, सॉरी माय बैड, 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना आएगा? तो दिस विल कम आउट टू बी 3.14285714, ये ऐसे आता है, ये वैल्यू आती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये पूरी वैल्यू लिखूं तब भी मैं आई एम श्योर कि ये 3 तो है ही है अभिषेक, और अगर मैं सिर्फ 3.14 लिखूं तब भी 3 वो नंबर है जिसपे मैं सर्टेन हूं। यस नहीं सर। आ रहा? यस ठीक है, आगे इसका मतलब है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्टेन डिजिट, राइट? यस सर। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्टेन डिजिट, ठीक है, तो जिस पे मैं श्योर हूं वो हमेशा है, बट इसके यस बाद सर। वाला उस पे मैं सर्टेन नहीं हूं,
कि वो 1.14 या 0.15 कितना है वो सर्टेन नहीं हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को ही हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जैसे मैं आपको एक और बात समझाता हूँ, देखिए एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने लिखा कहीं पर 2 और मैंने लिखा 2.00, क्या ये दोनों चीजें सेम है? Yes, sir. ये दोनों सेम नहीं है। अगर सर बेवकूफ बना रहे हो सर, ये साइंटिफिक नोटेशन पे ये दोनों चीजें सेम नहीं है। आ रही बात समझ में? ये क्यों नहीं सेम है अभी हम समझेंगे, हैव पेशेंस। ये साइंटिफिक नोटेशन पे ये सेम नहीं है। आपने कई बार अपने आंसर्स में देखा होगा, याद करिए, अगर आप बुक के पीछे आंसर्स पलट के देखें आप, है ना, स्पेशली साइंस का आंसर, आपका मान लो आंसर 2 आ रहा होगा तो पीछे लिखा होगा कहीं पर 2.00। ऐसा कई बार आपने देखा होगा, नहीं देखा है? आपका आंसर कई बार 0.2 आता है तो लिखा होता है 0.2। Yes, sir. पता नहीं आपने देखा या नहीं। ठीक है, तो ये जो चीजें वो क्यों ऐसे लिखी जाती हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या मसला है कि भाई 2 और 2.0 मास्टर ने आज कह दिया कि ये दोनों सेम नहीं है, ऐसा क्या अजूबा हो गया, मास्टर क्या पागल बना रहा है? ठीक है, तो इसी बात को हम समझेंगे। इट इज ऑल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे? आई विल टेल यू दैट, बट बिफोर दैट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यह है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजिट विच इज मेजर्ड विथ कॉन्फिडेंस एंड वन अनसर्टेन डिजिट। मतलब कि जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, it is basically the combination of certain digits which is measured reliably and one uncertain figure which is not measured reliably. इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिख लो, सिग्निफिकेंट फिगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलायबल डिजिट्स एंड वन अनरिलायबल डिजिट। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर is the combination of reliable digits and one unreliable digit. सर अनरिलायबल से मतलब एग्जांपल सर? अनरिलायबल का मतलब ये हो कि यू आर नॉट श्योर ऑफ, जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है। जैसे मैंने लिखा 1.4 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ, वो काउंट कैसे करेंगे वो अभी मैं समझाऊंगा, उस पर अभी ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। कि मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर मैंने लिखा है 3.14 तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 डिजिट ऐसे हैं जिसपे मैं रिलायबल हूँ और 1 डिजिट ऐसे है जिसपे मैं रिलायबल नहीं हूँ। ये मतलब हुआ इसका। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 1.62, तो इसका मतलब ये कि ये 2 वो डिजिट है जिसपे मैं रिलायबल नहीं है। मतलब ये 2 भी हो सकता था, ये 3 भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट 1.6 पे मैं श्योर हूं कि ये 1.6 हमेशा रहे है, या इस मेजरमेंट में ये 1.6 आएगा। नहीं आ रही बात समझ? यस सर, आ गई। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ये रॉड है, इसकी लेंथ 10 मीटर है, तो 10 हो गया रिलायबल। बट अगर किसी ने कहा कि ये 10 तो है मगर मुझे लग रहा है कि 10 से थोड़ा सा ज्यादा है, 10.1 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 वो है जो रिलायबल है, 0.1 वो है जिसपे मैं श्योर नहीं हूँ। वो पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है पॉइंट में। यस सर, समझ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर में आप हमेशा याद रखिए कि रिलायबल भी होते हैं और अनरिलायबल भी होते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मान लो कि किसी में 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, 1 2 4, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ एक तरीके से कि 1 और 2 रिलायबल है और 4 इज द अनरिलायबल डिजिट। इस तरह से सोचा जाता है। तो पहले आप ये समझ ले रूल्स क्या है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाउ टू फाइंड आउट द रिलायबल एंड अनरिलायबल। तो आपको कोई रिलायबल और अनरिलायबल नहीं पूछेगा, आपको सिंपली नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछेगा, या सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट डिजिट पूछेगा। तो आपको रूल्स क्या है वो सुन लीजिए। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के रूल्स। सबसे पहला रूल, सबसे पहला
all non-zero number are significant. मतलब अगर किसी भी ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, मतलब कोई भी आपने नंबर लिखा है उसमें सारे डिजिट्स नॉन जीरो हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो सब के सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे 1 2 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें? 3 1 2 4 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हुआ? सिर्फ अभिषेक और अभिषेक कह रहा हूँ, सिर्फ ऋषिक और अर्णव की आवाज आई। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आपने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर कोई भी वैल्यू मैंने लिखा है उसमें सब जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे, कोई जीरो नहीं है, नॉन जीरो सारे के सारे इस तरह से, तो वो सब के सब सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे। 2 4 3 5 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डू यू हैव? 3 सर। नेक्स्ट वाले में अगर सर 4 सिग्निफिकेंट। अगर सर 1 2 0 4 होता तो सिर्फ 1 और 2 होते अभी significant? दूसरे पे नहीं जाना, अभी 1 बाय 1 ओके बेटा, सर, 1 ओके है ना। सर। 1 2 0 4 होता तो उसमें कैसे सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करेंगे? उसके लिए देयर इज रूल नंबर 2। अभी जो मैंने ओके रूल सर, बताया वो ये बताया कि व्हेन वी डोंट हैव एनी जीरो, तो उस केस में ऑल द नॉन जीरो नंबर विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये है सर कि ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर, जो आपने पूछा था ध्यान वो है जीरो नंबर, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सर मतलब लेकिन जितने भी जी। सर अगर हम 1 2 4 0 ले रहे हैं मान ले सर, फिर तुम तीसरे पे चले गए। अच्छा सर ये अभी दूसरा नहीं है? अभी दूसरे पे है। अभी क्या लिखा मैंने? ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। अभी और भी रूल्स लिखे जाएंगे, तो 1 बाय 1 सारे रूल पे बात कर लो, उसके बाद फिर आप यू स्टार्ट आस्किंग योर डाउट्स, है ना बेटे। पहले आप रूल तो समझ लें। ठीक है, जैसे भी आपने लिखा 1 2 0 4, जो आपने कहा था कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। कैसे सर? ये जो जीरो है इट इज इन बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4। ठीक है, ऐसे ही आपको कह दिया जाए कि भाई 1.0023, बीच में डेसिमल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर नॉन जीरो है इधर भी नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो के बीच में, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कितने सिग्निफिकेंट, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। नंबर में डेसिमल हो नहीं हो, कोई भी जीरो अगर नॉन जीरो नंबर के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट है। सर अगर नॉन जीरो से पहले या बाद में होगा तो क्या होगा? अभी उस रूल पे आते हैं, बट अभी फिलहाल ये समझिए कि अगर दो नॉन जीरो नंबर है उसके बीच में जितने भी जीरो इन्वॉल्व होंगे सब के सब सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे। समझ आई बात या नहीं आई? यस सर। सबको क्लियर है? भाई अगर मैं आपसे कह दूं कि 230052 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर 6। 6 सिग्निफिकेंट फिगर है सर। इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कह दूं 20305 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 5। 5 5, because this zero lies between two non-zero, this zero also lies between two non-zero, तो 2 4 5 5 significant figure। आई होप सबको समझ में आ गया। कैन आई इरेज दीज टू रूल्स नाउ? यस सर। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, ट्रेलिंग जीरो is non-significant if a number is
विदाउट डेसिमल। ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग मतलब एंड वाले जो जीरोस होते हैं, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे अगर वो नंबर इज विदाउट डेसिमल। जैसे जैसे मैंने लिखा एग्जांपल 430, तो दिस जीरो इज ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का क्या मतलब हुआ? एट द एंड, राइट? ठीक है, एंड में जो जीरोस आ रहे हैं, तो ये ट्रेलिंग जीरो है। और ये अगर ट्रेलिंग जीरो है तो मुझे एक बात बताइए कि क्या इस ट्रेलिंग जीरो वाले नंबर में 430 430 इसमें कहीं पर डेसिमल है? नहीं सर। नो सर। डेसिमल कहाँ डेसिमल है? 430 में कहाँ पर डेसिमल है? कहीं पर नहीं है। और जीरो एंड में है और डेसिमल भी कहीं नहीं है। तो ये वाला जो जीरो है इट विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ आई बात? जैसे अगर मैं लिख दूं 2300, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? अगेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, because these both two of these zeros will not be considered as significant. ठीक है, समझे भाई ऋषिक? सर लेकिन हम अगर ये तो ठीक है सर, मैं ये वाला समझ गया, लेकिन नॉर्मल सिस्टम में तो सर ये वैल्यू काउंट होती है। नहीं, नॉर्मल सिस्टम की बात ही नहीं कर रहा ना, मैथमेटिकल वैल्यू के। इसका ये मतलब नहीं कि इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज 2300। ये नंबर 2300 है, बट अगर मैथमेटिकल साइंटिफिक नोटेशन पे आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप कहेंगे कि सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। बट ये टोटल वैल्यू पूछी जाए तो कितनी है? 2300 है। जैसे ऊपर वाली वैल्यू 430 है, उस जीरो का अपना मतलब है। ठीक है, as far as mathematical values are concerned 430 is a number। ठीक है, बट इसमें अगर पूछ लिया जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 और 3 है। मतलब रिलायबल और अनरिलायबल पार्ट किससे डिसाइड हो रहा है? तो पहले वाले में सिर्फ 4 और 3 रिलायबल और अनरिलायबल पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2300 में 2 और 3 इज responsible for reliable and unreliable part, but these zeros are not responsible for reliable and unreliable part. सर तो जीरोस अनरिलायबल हैं। बेटा जीरो हर केस में मैंने नहीं बोला कि रिलायबल और अनरिलायबल। जीरोस ना तो रिलायबल में काउंट होंगे इस केस में, ना तो अनरिलायबल में काउंट होंगे। अच्छा, तो सर सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम रिलायबल अनरिलायबल करते हैं। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर बताने का मतलब है कि उसमें रिलायबल और अनरिलायबल डिजिट का काउंट बताते हैं। अच्छा, ओके सर। समझे आप? हाँ सर। तो लास्ट के जो, अच्छा ये नंबर के साथ कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कह दिया 2300 तो मतलब सिर्फ इसको 23 आज से पढ़ेंगे, ये नहीं बोला मैंने। 2300 विल स्टिल बी 2300। ऐसा नहीं कि 2300 कुछ बदल गया, कुछ अजूबा हो गया। तो 2300 विल रिमेन एज 2300 ओनली। बट बस इतना है कि इसमें अगर साइंटिफिक नोटेशन पे आपसे कोई पूछ ले कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, तो आप कहेंगे देयर इज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज 2 and 3। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड, फोर्थ, ट्रेलिंग जीरो will be significant if number is with decimal। मतलब अगर आपने कोई नंबर डेसिमल के साथ लिखा है और उसमें ट्रेलिंग जीरो आ रहा है, तो दैट ट्रेलिंग जीरो विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। क्या मतलब? जैसे 4.30, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर? 3। अब यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब ये जीरो अब उसके रिलायबल या अनरिलायबल के पार्ट में चला आया। ये रूल्स हैं सर, इसका कोई लॉजिक रूल्स बने हुए हैं, तो वही पढ़ना है। ठीक है, ये रूल्स हैं, कैसे रूल्स बनाए गए, कैसा होगा तो कितना बताना है, ऐसा होगा तो कितना बताना है। नॉर्मल से उल्टा है एकदम ही। हाँ, अगर मान लीजिए इसी में मैं लिख देता 43.0, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते? ध्यान, आप कुछ नहीं बोल रहे, आप शांति से पढ़े हुए हैं ध्यान साहब। 43.0 हाउ 3, बिकॉज ये डेसिमल के बाद वाला जीरो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर। सर अगर मैं आपसे कह दूं 102.00, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर?
बोलो सर। (102.00) how many significant figures are there? 5. 5 of course. ये 2 जीरो भी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ रही है बात? यस। ठीक है, ये रूल लिख लीजिए। मतलब अगर किसी नंबर में डेसिमल है और उसमें ट्रेलिंग जीरो आ रहा हो, ट्रेलिंग याद रहे, ट्रेलिंग, तो इट विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। हो गया? Is it done, sir? Can we go to the next rule now? Yes, sir. Hello. यस सर, हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल, अब देखो नेक्स्ट रूल, पता नहीं शायद 5th रूल। फॉर अ नंबर लेस देन 1 लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो और नॉन सिग्निफिकेंट, पता नहीं क्या बोले सर। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो उस केस में जो लीडिंग जीरो है, मतलब शुरू वाले जो जीरो आएंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब एग्जांपल ध्यान से समझना, सर मैं आपसे कहूं 0.0 लीडिंग जीरोज याद रहे, नॉन मतलब लीडिंग जीरो शुरू के जीरोज 26। मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो ध्यान से समझो, मुझे ये बताओ कि ये जो पूरा नंबर मैंने लिखा है, इज इट ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? Sir, less. लेस देन 1। लेस देन 1। अब दूसरी बात ये देखो, ये जीरो और ये जीरो दोनों लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो का मतलब शुरू में आने वाले जीरो, तो ये दोनों जीरो विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट, ओनली द सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी 2 and 6। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या क्या हो गया? सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 है, एंड वो कौन कौन से हैं? दैट इज 2 and 6। नहीं आया? चलो एक बार और एग्जांपल लेते हैं। ये बात समझ आई? किसी को दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 0.0406 how many significant figures are there? 5. 993। भाई ये दोनों जीरो विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। लीडिंग का मतलब समझे, शुरू में आने वाले जीरो। अगर कोई नंबर इज लेस देन 1 और जो जीरो शुरू में आ रहा है, स्टार्ट ऑफ द नंबर पे आ रहा है, उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे अध्ययन। मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो सिग्निफिकेंट फिगर बस ये होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डिड यू अंडरस्टैंड अध्ययन? यस सर। नेक्स्ट, भाई सबकी आवाज नहीं आई अभी भी। अभी अध्ययन प्लीज रिस्पॉन्ड। यस Yes, सर। sir. ऋषिक ओके। नेक्स्ट 0.0260 how many significant figures? So 3. सर 3। Sir 3 because ना 3 trailing zero decimal trailing zero will be counted as significant। डेसिमल लगा है और ट्रेलिंग जीरो है, तो ये तो सिग्निफिकेंट है, बट ये जो 2 जीरो हैं शुरू वाले, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब इसमें अगर सिग्निफिकेंट लिखेंगे तो कितने आगे सिग्निफिकेंट फिगर? 3। आ रही बात समझ में? इसका मतलब कि अगर कोई नंबर इज लेस देन 1 तो लीडिंग जीरो विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग तो जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होगा ही। ठीक है, बात समझ आई? और 2 नॉन जीरो के बीच का जो जीरो है वो भी काउंट होगा सिग्निफिकेंट, बट लीडिंग जीरो जो है, लीडिंग जीरो वो सिग्निफिकेंट के फॉर्म में काउंट नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट भाई ये क्लियर हो गया ये वाला रूल? इन सब पे क्वेश्चंस Yes, में हम करेंगे, सारे रूल को इन्वॉल्व करके फाइनली हम क्वेश्चंस करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे डिफरेंट केस, बट अभी तो मैं सिर्फ रूल समझा रहा हूं, तो उसी रूल के एग्जांपल्स ले रहा हूं। नेक्स्ट ऑर्डर सर ऑफ, हाँ सर ये समझ नहीं आया सर बाद वाला क्यों हुआ? अच्छा उसकी वजह से जो हमने पिछला पॉइंट इससे पहले वाला प्रॉपर्टी, इससे पहले वाला रूल देखो। हाँ, अच्छा ओके सर। ऑर्डर ऑफ अ नंबर इज नॉन सिग्निफिकेंट। किसी नंबर का ऑर्डर ऑफ अ नंबर का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। इज नॉन सिग्निफिकेंट। कई बार आप ऑर्डर ऐसे लिखते हो ना, कई बार आप लिखते हो 2 into 10 to the power 3 लिखते हो ना, ऐसा 10 के पावर के फॉर्म में, 10 के पावर के टर्म्स में लिखते हो ना, उसी को हम ऑर्डर का नाम दे रहे हैं। तो अगर मैंने लिखा है कहीं पर 2 into 10 to the power 3, तो इसमें जो 10 to the power 3 है ये नॉन सिग्निफिकेंट। 10 के पावर में कुछ भी लिखा हो वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट कौन है? बस 2 है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है। बात समझ में आ रही है या Yes, नहीं sir. आया? ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ 12 into 10 to the power 2, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? Sir, 2. ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये जो 10 का पावर 2 है विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट, ये 1 और 2 सिग्निफिकेंट है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं लिख दूं 23.01 into 10 to the power 4, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? Sir, 4. ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, और इसमें ये है आएगा 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि 10 के पावर में कुछ भी लिख दो आप, 10 to the power 100, तब भी उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, that will again not be considered as significant figure. Is this logic clear till here? यस सर। Yes, sir. Okay, so just note down this rule. We'll continue this concept of significant figure and then rounding off and then addition or subtraction में significant figure हम कैसे check करते हैं. We'll continue all these things in the next class. So please note it down. सर नोट कर लिया। ठीक है, तो that is all for today. Rest we'll discuss in the next class. Thank you. Good night. Take care. थैंक यू सर। Welcome.